हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है प्रभु सत्ता का बहुलवादी सिद्धांत। यानी देखा जाए तो प्यूरलिस्ट ऑफ थ्योरी ऑफ सोवेरेनिटी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सब प्रथम जो है हमें एक ही बात यहाँ जानना है कि बहुलवादी क्या है, व्हाट इज़ द प्लूरलिज्म। देखा जाए प्लूरलिज्म क्या होती है तो ये काफ़ी महत्व रखेगा। बहुलवाद राज्य की असीमित प्रभुता अथवा प्रभुसत्ता की एकलवादी और धारण यानी मोनोलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोवेरेनिटी के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। बहुलवाद राज्य की असीमित प्रभुता सत्ता। आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि अगर राज्य है और बहुलवादी की बात की जा रही है तो जर्नल सी बात है, राज्य का जो है अपने जो है देश पे अपने क्षेत्रों में काफ़ी प्रभु सत्ता होती है, यानी उनकी हेजमनी होती है। और यही एकलवाद धारणा है क्योंकि वो अपने क्षेत्र का मालिक होते हैं और यही बात बहुलवादी राज्य के सिद्धांत बताती है। एकलवादी यानी मोनोलिस्टिक्स प्रभु सत्ता पर राज्य के अधिकार को स्वीकार करते हैं कि एकलवादी होती है और इस तरह राज्य के निरंकुश बनाती हैं। राज्य जो होती है निरंकुश होती है, राज्यों पर हम अंकुश नहीं लगा सकते, परंतु बहुलवादी राज्यों को सर्वशक्तिमान, असीमित, सर्वव्यापक मानने से इनकार करते हैं। जो देखा जाए जो बहुलवादी राज्यों को सर्वशक्तिमान, असीमित तथा सर्वव्यापक मानने से इनकार करते हैं क्योंकि ये निरंकुश लगाती है। उनका विचार है कि राज्यों में अनेक संघ होते हैं, राज्य ऐसे नहीं बनते हैं। राज्य में अगर आप देखोगे तो बहुत छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, यानी संघ होते हैं जो व्यक्ति के विकास में सामान्य रूप से योगदान देते हैं। अब इसको ये बात से भी समझ सकते हो कि एक राज्य है और राज्य में मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री के अंतर्गत उसके मंत्री परिषद होते हैं। लेकिन देखा जाए तो मुख्यमंत्री हर क्षेत्र में नहीं जा सकता, इसलिए उस राज्य के कई जिले होते हैं, उसको जिले में विभक्त कर देते हैं जिसको संघ के रूप दिया जाता है और सभी जिलों का जो है वहाँ का अलग ही मिनिस्टर होता है। तो इस तरह से प्रावधान की जाती है। व्यक्ति इन संघों के प्रति भी काफ़ी वफादार अदा करते हैं। देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति हैं उनको अपने संघ के प्रति वफादार रहना पड़ता है। अगर वो अपने संघ के लिए वफादार नहीं होते हैं तो उस पार्टी से निष्कासित कर दिए जाते हैं। बहुलवादियों के अनुसार राज्य भी अनेक संघों की तरह एक संघ है। बहुलवादी भी राज्यों की भांति एक संघ है, इसलिए देखा जाए तो ये काफ़ी महत्व रखता है कि राज्य भी अनेक संघों की तरह एक संघ है। अब राज्य किस प्रकार संघ होगा? अब देखिए, राज्य जो होता है एक नेशन का पार्ट होता है, यानी राष्ट्र का पार्ट होता है। जैसे भारत एक राष्ट्र है, हम भारत के नाम से जानते हैं, इंडिया समझ सकती हो। अब इसमें इंडिया कैसे ये बना है? इंडिया इसलिए बना क्योंकि इसमें बहुत सारे राज्य हैं। इसमें जो है देखा जाए तो 28 राज्य और 9 जो है केंद्र शासित प्रदेश मिला के फिर जाके जो है यहाँ पर हमारे देश का निर्माण होता है। तो राज्य भी अनेक संघों की तरह संघ एक संघ है, इसलिए प्रभुसत्ता पर इसका एकाधिकार यानी मोनोपोली नहीं हो सकता। यानी देखा जाए तो एकाधिकार नहीं हो सकता यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हर एक जो है दूसरे के कंट्रोल में है। यहाँ पर किसी की प्रभुसत्ता नहीं चल सकती है और एकाधिकार नहीं हो सकता है। अगर मंत्री है तो उसके पीछे दूसरे मंत्री लगे हुए हैं। प्रभुसत्ता इन संघों से बटी होने चाहिए। राज्य व्यक्तियों के अभिव्यक्त भक्ति की मार्ग नहीं कर सकता है। राज्य जो है कभी भी अभिव्यक्त भक्ति की मार्ग नहीं कर सकता कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है और ना ही किसी धर्म को प्रोत्साहित कर सकता है। इसमें देखा जाए तो प्रोफेसर लस्की ने एक साफ शब्दों में इसको कहा था कि कई तरह के संघों में से राज्य भी एक संघ है। कई संघों में से राज्य भी एक संघ है और इसके मुकाबले में वह व्यक्ति की भक्ति की स्वच्छ मांग नहीं कर सकता, कि व्यक्ति की भक्ति की स्वच्छ मांग नहीं कर सकता। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लस्की आगे चलकर दिखाते हैं और बताते हैं अपनी डेफिनेशन में, क्योंकि समाज का संगठन संगठनात्मक है, इसलिए सत्ता भी संगठनात्मक होनी चाहिए। राज्य भी एक संघ है
तो सत्ता भी एक संघ होना चाहिए, ये लेस्की का विचारधारा था। और प्रभुसत्ता राज्य व संघों में विभाजित होने चाहिए। प्रभुसत्ता जो है राज्य और संघों में विभाजित होना जरूरी होता है, इसे एक व्यक्ति तानाशाह नहीं हो सकता है। असीमित और अनुदातित राज्य का सिद्धांत मनुष्य के हितों में मेल नहीं खाती है। अगर हम अनुदातिक बात करें, असीमित बात करें, तो ये मनुष्य के साथ मेल नहीं खाता है, बहुत अलग अपने आप को बताता है। परंतु ये याद रहे कि बहुलवादी राज्य को समाप्त नहीं करना चाहिए, वो केवल राज्य को उसकी असीमित प्रभुता से वंचित करके उसके अन्य संघों के सामान्य खड़ा करना चाहिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ बहुलवादी के अंतर्गत। तो आप समझ गए होंगे बहुलवाद का क्या अर्थ है। बहुलवाद यानी प्लूरलिज्म, इसका मतलब होता है कि हमारा जैसे राज्य है वो भी कई संघ है और राज्य का भी अपना एक संघ है, तो ये बहुलवाद है। यहाँ पर हर शक्ति दूसरे शक्ति पे निर्भर है। तो ये देखा जाए तो बहुलवाद को साफ शब्द में रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इस बात को अलग रूप से बताऊं तो ये साफ करता है बहुलवादों को। कहते हैं बहुलवादी प्रभुसत्ता के एकावादी स्वरूप का खंडन करता है, कि बहुलवादी जो है एकांतवाद यानी एकलवादी को जो है खंडन करता है। बहुलवादी जो होता है बहुत से, एकलवादी एकल, और उनका विचार है कि प्रभुसत्ता राज्य में विभिन्न संगठनों और संस्थाओं के बीच बटी हुई होती है, और इस तरह बहुलवादी प्रभुसत्ता के बहुलवादी स्वरूप में विश्वास रखती हैं, क्योंकि संगठन और संस्थाएं के बीच जो शक्तियाँ होती है वो विभाजित होती है। वहाँ पर कोई भी अपना एकलवादी नहीं हो सकता, इसलिए राज्य जो है बहुलवादी होती है। और उनका विचार है कि राज्य प्रभुसत्ता पर एकाधिकार का दावा नहीं कर सकता है। राज्य को हम एकाधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। प्रभुसत्ता पर अनेक आंतरिक और बाहरी सीमाएं भी लगाई जाती है, आंतरिक भी होती है और बाहरी भी होती है। यहाँ पर देखा जाए तो राज्य जो है पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होता है, और यही बात हमें आगे बताता है कि बहुलवादी की उत्पत्ति में सहायक तत्व, आखिर बहुलवादी के उत्पन्न करने में कौन कौन सी शक्ति जो थी जिम्मेवार थी। तो सबसे पहली बात तो यही आता है कि बहुलवादी यानी बहुत फैक्टर रिस्पॉन्स डेवलपमेंट ऑफ प्लूरलिज्म। देखिए एकलवाद तो आप समझ गए होंगे, जो एकल ही व्यक्ति का राज्य चलता है और वही प्रभुसत्ता संभालता है। जैसे कोरिया है, आपको पता है वहाँ पर शासन एक होता है, चाइना का भी एक होता है, तो वह एकलवादी सिद्धांत है। बहुलवादी का मतलब है कि एक के ऊपर दूसरा बंदा जो है कंट्रोल करता है, और भारत में ऐसा ही है। भारत बहुलवादी है क्योंकि राज्य है, अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री काम कर रहा है तो वो भी किसी कंट्रोल में होता है। प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री स्वतंत्र नहीं है, वो भी कंट्रोल में है। प्रधानमंत्री को हर एक व्यक्ति चुन के उसको आगे लाता है, तो काफ़ी महत्व रखता है। अगर बहुलवाद की उत्पत्ति में सहायक तत्व की बात करें तो वह कहते हैं व्यक्तियों का प्रभाव। सबसे पहले इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअलिटी। व्यक्तिवादी व्यक्तियों की स्वतंत्रता के समर्थक थे और राज्य के असीमितवाद को विरोधी थे। देखा जाए तो व्यक्तिवादी व्यक्तियों की स्वतंत्रता के ऊपर विश्वास रखते थे कि हर एक व्यक्ति को जो है स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और उनका विचार था कि राज्य की सीमा जो है शक्तियाँ सीमाएँ होनी चाहिए, और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अधिक स्वतंत्र का उपभोग कर सकेगा। यानी देखिए, अगर आप राज्य में बिलोंग करते हैं, रहते हैं, तो आपको हर तरह की स्वतंत्रता मिलनी जरूरी है। इस बात को मैस्क्यूस, लॉक, और मिल आदि विद्वानों ने राज्य के पास शक्तियों के केंद्रीकरण के विरुद्ध आवाज़ उठाई, और इन विचारों के परिणाम से बहुलवाद को बल मिला। यानी पहले देखा जाए तो शक्तियों को केंद्रीकरण कर दिया गया था, उसको राज्य के पास सारी शक्ति दे दी गई थी। इसीलिए देखा जाए तो मार्क्यूस, लॉक और मिल ने इस बात के लिए आवाज़ उठाई और उन्होंने बहुलवाद के ऊपर बल दिया। तो ज़रूरी भी था, क्योंकि ऐसे में जो है सरकार तनाशाह हो जाता है। अगर एकलवाद हो जाता है तो तनाशाह हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर आता है कि मध्य युग की संस्थाओं का समर्थन, यानी सपोर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मिडिल एज। कहते मध्य युग में विभिन्न संघ के अस्तित्व ने भी बहुलवादी विचारधारा का समर्थन दिया। मध्यकाल के संघों में उपयोगिता के बारे में गिरकस, मैटलैंड, फिगस आदि विद्वानों ने अपनी विचार प्रकट किए और लोगों का ध्यान संघों के महत्व की ओर खींचा कि मध्य युग संस्थाओं का समर्थन करना भी यहाँ पर काफ़ी महत्व रखता है। इवन हम बात आगे करें कि अराजकतावादी संघवाद का जो है श्रेणी समाजवादियों की ओर समर्थन, यानी सपोर्ट बाय द एंकोरियलिस्ट एज अ
लिस्ट एज ए गिल्ट और इंसलिट दिस इम्पोर्टेंट कि अराजकतावादी द्वारा राज्य का विरोध किया गया। अराजकता का मतलब होता है कि हमारे समाज में जो बुराई फैलाई जाती है धर्म के रिगार्डिंग, भाषा के रिगार्डिंग, उसे अराजकतावादी कहते हैं। और समाज में दंगा फसाद करना, और इसका ये विरोधी थे। कहते हैं देखा जाए बहुलवाद के लिए सबसे बड़ा विरोधी जो थे अराजकतावादी थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इसका जो है बहुलवादी हो, क्योंकि बहुलवादी होने से जो अराजकतावादी लोग होते हैं उनकी शक्ति कमज़ोर हो जाती है। जो मनमानी वो एकलवादी में कर सकते हैं, संघवाद में नहीं कर सकते, बहुलवादी में नहीं कर सकते हैं। वे राज्य को एक बुराई समझते थे और इसे समाप्त करना चाहते थे। उनके विचारानुसार वास्तविक स्वतंत्रता का उपभोग राज्य रहित समाज में है। देखिए सबकी अपनी विचारधारा है। ये कहते थे कि वास्तविक जो है स्वतंत्रता उपभोग राज्य रहित समाज में किया जा सकता है, जहाँ राज्य न हो वहाँ उपभोग किया जा सकता है। जैसे आपको पता ही है कि चाइना एक ही लोग की पावर होती वही चलाता है इस पूरे। किम जोन देखा जाए तो आपको पता है वहाँ पर भी ऐसे सिस्टम है। तो इस बात को जो है यहाँ पर भारत के लोगों ने नकार दिया। संघवादी भी राज्य की निरंकुशता के विरोधी थे और विभिन्न संघों के अस्तित्व के स्वीकार करते थे। श्रेणी समाजवादी भी राज्य द्वारा आम जीवन में हस्तक्षेप को सीमित करना चाहते थे और इन्हीं विचारधारा द्वारा बहुलवाद का समर्थन भी मिला। आगे देखिए हम अंतर्राष्ट्रीयवाद का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनलिज्म। देखा जाए तो आधुनिक युग अंतर्राष्ट्रीयवाद का युग है और हर राष्ट्र एक दूसरे पर निर्भर है। अंततः आज के अंतर्राष्ट्रवाद के युग के साथ राज्य की असीमित प्रभुता का सिद्धांत मेल नहीं खाती है और इस विचारधारा का भी बहुलवादी का समर्थन मिला कि अंतर्राष्ट्रीयवाद का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनलिज्म, यानी आधुनिक युग अंतर्राष्ट्रीयवाद का युग है और हर राष्ट्र एक दूसरे पर निर्भर है और होना भी चाहिए। कहते निर्भरता ही हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल की भावना पैदा करता है, क्योंकि देखा जाए अगर हम अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ बना लेते हैं, न तो देश चलेगी न तो समाज चलने वाली है। इसलिए बहुलवाद का समर्थन मिलना जरूरी था। कहते हैं जन कल्याणकारी राज्य का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक वेलफेयर ऑफ स्टेट्स। जन कल्याणकारी राज्य का विचारधाराओं के विकास के साथ जन कल्याण के लिए राज्य तथा अन्य संस्थाओं का आपसी सहयोग पर अधिक जोर दिया गया। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था कि संस्थाओं के आपसी सहयोग पर अधिक जोर दिया गया और बहुत सारे विद्वान का मत है कि राज्य अकेला ही व्यक्ति के कल्याण से संबंधित कार्य नहीं कर सकता है। राज्य अकेला जो है हर व्यक्ति की कल्याणकारी नहीं कर सकता। कहते हैं राज्य कितना करेगा, इसका समर्थन जो है कहते हैं स्टेट इतना नहीं कर सकता, नेशन कर सकता है। इसलिए एक दूसरे को सहयोग यहाँ पर जरूरी था और आज अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित कार्य भी करते हैं और इससे भी विशेष संघों द्वारा महत्व भी वृद्धि हुई है। तो इसलिए यहाँ पर जो है भारत को एक बहुलवाद के रूप में देखा गया और बहुलवाद होना भारत की विशेषताओं में से एक विशेषता मानी जा सकती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है बहुलवाद के मुख्य समर्थक, यानी मेन सपोर्टर ऑफ प्लूरलिज्म। बहुत से ऐसे थे जिन्होंने बहुलवाद का समर्थन किया है। इसमें देखा जाए तो गेटल्स, लिंड्से, वॉकर्स, मैकवाइवर्स एंड लस्टिस, डॉक्टर फिलस एंड कॉस, डेयोगिस, कैरेप्स, मेटलैंड आदि विद्वानों ने इसका जो है समर्थन प्रस्तुत किया। मैकवाइवर साफ शब्दों में इनको कहते हैं कि कानूनी संप्रभुता के सिद्धांतों को झूठा स्वीकार करता है और उनका विचार है कि समाज के अंदर कई संगठनों में से राज्य का एक संगठन है। इसमें प्रोफेसर लस्की भी कहते हैं कि राजनीतिक दर्शन के लिए कानूनी संप्रभुता के सिद्धांतों को ठीक सिद्धांत करना असंभव है और ये राजनीति विज्ञान के लिए अस्थायी लाभ वाली बात होगी। यदि प्रभुसत्ता की सारी धारणा को छोड़ दिया जाए तो लस्की यह भी मानता है कि संघ राज्य किसी भी तरह कम प्रभुसत्ता संपन्न नहीं है। और प्रसिद्ध विद्वान डियोगिस ने भी साफ शब्दों में कहा कि प्रभुसत्ता का विचार एक कल्याण है जिसे कोई लाभ नहीं है, इसलिए इसे सार्वजनिक कानून के साहित्यों में निकाल देना चाहिए। लेकिन वास्तव में संप्रभुता संपन्न राज्य या तो मर चुका है या मृत्यु के कगार पर है। और यही बात जो है कैरेप्स ने भी कहा है कि प्रभुसत्ता की धारणा को जो है राजनीतिक सिद्धांतों में से निकाल देना ही जरूरी है।
और इसी बात का जो है खंडन करते हुए मैटलैंड्स ने भी कहा है कि 19वीं शताब्दी के बहुलवाद का जन्मदाता स्वीकार किया जाता है। और उसका विचार है कि समाज में विभिन्न समुदाय व्यक्तियों के लिए उन्हीं की जो है स्वाभाविक जितना ही राज्य है, ये राज्य द्वारा बनाए नहीं जाते हैं, बल्कि कई तो राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व ही कायम हो जाते हैं। देखा जाए तो बहुलवाद जो होती है राज्य के अस्तित्व के साथ नहीं आती हैं, राज्य से पहले ही इसका विकास हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द स्टेट इज़ वन ऑफ क्वेश्चनली अमंग द मेनी एसोसिएशन विद देयर कम्युनिटी। तो काफ़ी अलग बात यहाँ बताई गई है। यदि हम तथ्यों पर नजर डालें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का सिद्धांत टूट चुका है, और ये बात सच्चाई है। आज कई देश जो है प्रभुसत्ता राज्य का सिद्धांत तोड़ा है, और ज़रूरी भी था इस बात का। कहते हैं राज्य उन अनेक संघों में से एक है जिसका अपना अलग सामूहिक और व्यक्तित्व इच्छा होती है, और वे राज्य की तरह अनेक कार्य भी संपन्न करते हैं। इफ वी लुक एट देयर इज अ फैक्ट इट इज क्लियर इनफ दैट इज अ थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी स्टेट हैज़ ब्रोकन डाउन लेनेसिस। काफ़ी महत्वपूर्ण थ्योरी इन्होंने भी दिया था, जो आपके लिए भी जरूरी था। इसका देखा जाए तो प्रसिद्ध विद्वान वर्कस ने के अनुसार समाज में पाए जाने वाले अनेक संघ राज्य से ही होते हैं, इसलिए उनका महत्व राज्य से कम नहीं है। और इसी बात को जो है वर्कस ने भी अपने शब्दों में कहा था कि आज हम राज्य बना व्यक्ति न लिखकर संघ बना राज्य लिख सकते हैं। संघ बना राज्य सही है, कोई बुराई नहीं है, और ये महत्वपूर्ण भी है। कहते बहुत से और विद्वान थे जिन्होंने जो असीमित प्रभुसत्ता के सिद्धांत का खंडन करते हैं और समाज के बलवादी स्वरूपों को स्वीकार करने के लिए विवश हो जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुलवादी का प्रभुसत्ता पर आक्रमण। जो बहुलवादी है उनका जो है प्रभुसत्ता पर किस प्रकार इन्होंने आक्रमण किया, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है कि बहुलवादियों का प्रभुसत्ता पर आक्रमण। देखा जाए तो बहुलवादियों ने राज्य की प्रभुसत्ता के 3 पहलुओं को चुनौती दी है, और ये पहलू काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राज्य अन्य समुदाय की तरह एक समुदाय है। राज्य अन्य समुदाय की तरह एक समुदाय है, यानी राज्य द स्टेट इज अ एसोसिएशन लाइक द वेरियस एसोसिएशन। यू नो दैट इज इम्पोर्टेंट है कि राज्य अन्य समुदाय की तरह एक समुदाय ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रभुसत्ता बाहरी रूपों से सीमित है। सोवरेनिटी इज एक्सटर्नली इज लिमिटेड, एंड प्रभुसत्ता आंतरिक रूप से भी सीमित है। सोवरेनिटी इज इंटरनली इज लिमिटेड। अब इन्हीं बातों का अगर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें तो आपको इस बात का जो है सही ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। तो हम इसको जो विस्तार पूर्वक ही चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे प्रथम है कि राज्य अन्य समुदाय की तरह एक समुदाय है। द स्टेट इज वन ऑफ द एसोसिएशन अमंग देयर वेरियस एसोसिएशन। देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। अगर हम पहले पॉइंट की तरफ नज़र करें तो व्यक्तियों का बहुपक्षीय जीवन, मल्टीफेस लाइफ इन मैन। बात सही है कि व्यक्तियों को बहुपक्षीय जीवन है। व्यक्ति का जीवन बहुपक्षीय है और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, संस्कृति और नैतिक आदि उनके जीवन के अनेकों पक्ष हैं, और वह इन पक्षों से संबंधित जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक आदि संघों का निर्माण करते हैं, जिनका अपना अपना महत्व है, और व्यक्ति इन संघों का सदस्य होते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं। यानी व्यक्ति का बहुपक्षीय जीवन देखा जाए तो आज कोई भी मनुष्य है वो कई प्रकार से जुड़ा हुआ है। सामाजिक तौर पे से जुड़ा हो सकता है, आर्थिक तौर पे भी जुड़ा हो सकता है, और राजनीतिक तौर के साथ साथ धार्मिक जीवन से भी जुड़ा हो सकता है। तो देखा जाए तो व्यक्तियों का बहुपक्षीय जीवन, आज जो मनुष्य है अपनी हर एक क्षेत्र में अपना अलग ही जीवन यापन करता है, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, संस्कृति हो, नैतिक हो। अनेक पक्ष जो है मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए राज्य अन्य समुदाय की तरह एक समुदाय ही माना जा सकता है। इवन अगर हम बात करें आगे, राज्य शेष संघों की तरह एक संघ है। द स्टेट इज ऑन द एसोसिएशन लाइक द अदर एसोसिएशन। बात सच्चाई है कि राज्य दूसरे संघों की तरह ही संघ है, क्योंकि अगर देखा जाए तो राज्य भी एक संघ है, और इम्पोर्टेंट है। बहुलवादियों का विचार है कि प्रत्येक संघ का अपना व्यक्तित्व, अपनी स्वतंत्रता, इच्छा और अपना कार्य क्षेत्र होते हैं। ये बात तो सत्य है। कोई भी एसोसिएशन होता है तो उसके पास अपना व्यक्ति होता है,
अपनी स्वतंत्रता होती है, अपनी कार्य क्षेत्र होते हैं। तो देखा जाए यहाँ पर तो बहुलवादियों का ये विचार साफ था कि संघ का भी अपना ये सारी चीज़ें होती है और राज्य भी इस शेष संघों की तरह ही संघ है, जिसकी स्थिति शेष संघों के समान है। राज्य की प्रभुसत्ता के समर्थक राज्य के अन्य संघों की अपेक्षा उच्च स्तर के होती हैं, जबकि बहुलवादी विद्वान राज्य के अन्य संघों के समान माने जाते हैं। तो बात यहाँ पर उचित ही है कि राज्य की प्रभुता के समर्थक, जो राज्य की प्रभुता के समर्थक करते हैं, वो ये कहते हैं कि राज्य के अन्य संघों की अपेक्षा उच्च स्तर माना जाना चाहिए, जबकि बहुलवादी विद्वान राज्य को अन्य संघों से समान मानते हैं। अब देखिए, सबका अपना विचारधारा है। कोई संघों को अपेक्षा ऊंचे स्तर के रूप में देखना चाहता है, राज्य को संघ की अपेक्षा ऊंचा देखना चाहता है, और कोई ये कहता है कि राज्य को अन्य संघों के समान ही मानना चाहिए, क्योंकि संघ से ही राज्य का निर्माण होता है और राज्य से जो है नेशन का जो है निर्माण होता है। तो एक दूसरे पे डिपेंडेबल है। अब दोनों में से किसकी बात सही है? बात इतना है कि सामान्य मानने से ही हमें फायदा है। आगे हमारे समक्ष है व्यक्ति की शेष संघों के प्रति वफादारी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इंडिविजुअल से लॉयल्टी टुवर्ड एसोसिएशन काफ़ी महत्व रखेगा कि लॉयल्टी क्या है। कहते हैं बहुलवादी का मत है कि व्यक्ति राज्य की तरह ही शेष संघों के प्रति भी अपनी वफादारी अदा करता है और व्यक्ति की वफादारी के लिए राज्य शेष संघों की तुलना में उच्चता का दावा नहीं कर सकता है। राज्य जो यहाँ पर है, देखिए, राज्य शेष संघों के प्रति अपनी वफादारी अदा करता है, क्योंकि जनरल सी बात है, राज्य का जो मेन होगा, मुख्य व्यक्ति होगा, वो हर एक संघ को जो है सही रूप से चलाएगा, यानी यहाँ पर उनको वफादारी दिखानी पड़ेगी। और व्यक्ति की वफादारी के लिए राज्य से संघों की तुलना में उचित का दावा नहीं कर सकता है। अब व्यक्ति है, वो किस क्षेत्र के लिए कितना वफादारी दिखाएगा, वो उस पर डिपेंड करेगा। बात सही है। प्राय देखने में आता है कि कई बार व्यक्ति राज्य के मुकाबले में अपने धार्मिक और आर्थिक संघों के प्रति अधिक वफादारी निभाता है। तो बात सच्चाई है। तो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो कि हर कोई व्यक्ति जो होता है राज्य के मुकाबले में अपने धार्मिक आर्थिक संघों के प्रति अधिक वफादारी निभाता है। अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम स्टेट है, वहाँ पर हिंदू और मुसलमान रह रहे हैं, तो जनरल सी बात है, अगर प्रतिनिधि हिंदू का बनेगा तो हिंदू का समर्थन करेगा, मुस्लिम होगा तो मुस्लिम का समर्थन करेगा, सिख होगा तो सिख का समर्थन करेगा, और ईसाई जो होगा ईसाई धर्म का समर्थन करेगा। दूसरे धर्मों के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं होगी। और यही देखने को मिला है। आप बड़े लेवल पे ही देख लीजिए, अगर हिंदू धार्मिक नेता कोई बनता है तो वो हिंदू धर्म के ही आगे बढ़ाने में हमेशा जोर देगा। लेकिन हमें एक बात तो साफ शब्दों में पता है कि हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है, और राज्य को तो खास तौर पे उसका राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है, और राज्य करने वाले व्यक्ति का भी अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता। अगर वो अपने धर्म के साथ वफादारी करता है तो जनरल सी बात है, दूसरे धर्म को जो है अवहेलना कर रहा होता है। मैं एक बात तो साफ जानता हूँ, देखिए, कोई अगर बड़े पोस्ट पे जाता है, बड़े पोस्ट प्राप्त करता है, तो वो सिर्फ अपने ही धर्म, अपने ही परिवार के लिए नहीं रहता है, वो पूरा राज्य का नेतृत्व करता है। उसके लिए पूरा राज्य ही एक धर्म है, एक परिवार है, और उसी को लेकर चलना होता है। तो यहाँ बात का भी महत्व रखता है। मैंने अपने चर्च के पक्ष में और राज्य के विरुद्ध, अपने मजदूर संघ के पक्ष में और राज्य के विरुद्ध होऊंगा यदि मेरे अनुभव के अनुसार राज्य का प्रभाव चर्च या मजदूर के संघ के प्रभाव से कम है। देखिए, बात यहाँ पर वही बात जो मैं अभी समझाना चाह रहा था, वही बात यहाँ बताई गई है कि अगर कोई बंदा ईसाई धर्म से बिलोंग करता है तो वो चर्च को ही महत्व देगा, बाकी को नहीं देगा। और ये हुआ है, इसलिए केवल राज्य ही व्यक्तियों की वफादारी एक जो है शस्त्र अधिकार नहीं है, अतुल संघ भी उसकी वफादारी के अधिकार है। यानी देखा जाए तो व्यक्ति को जो अपने राज्य के साथ जितना वफादारी करता है, तो संघ के साथ भी उसको उतनी वफादारी करने की ज़रूरत है। यहाँ पर वर्कर्स ने बोला था साफ शब्दों में कि नो लॉन्गर वी आर राइट मैन टू द वर्ड्स ऑफ द स्टेट, वी राइट टू ग्रुप वेयर इज देयर स्टेट। काफ़ी महत्व रखता है बात का। आगे अगर हम बात करते हैं राज्य का कार्य क्षेत्रीय सीमित, यानी लिमिटेड और स्पेयर ऑफ स्टेट एक्शन।
यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, राज्य का कार्य क्षेत्रीय सीमित। बहुलवादी के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र केवल राजनीतिक कार्य तक ही सीमित होना चाहिए। बात सही है कि बहुलवादी के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र केवल राजनीतिक कार्य तक ही सीमित होना चाहिए, क्योंकि आप राजनीतिक कर रहे हो तो राजनीति तक ही सीमित रखना चाहिए। ये नहीं कि आप धर्म में आप उस हर जगह अपना हाथ जो है लगाने लग जाओ। राज्य को शेष संघों के कार्य क्षेत्र को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होना चाहिए, और ये काफ़ी महत्व रखता है। अमेरिका के अगर देख लीजिए शासन प्रणाली, तो राष्ट्रपति जो वहाँ का होता है किसी भी राज्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जब तक राज्य के मंत्री स्वयं ही उसको हस्तक्षेप करने के लिए जो है आग्रह न करे। तो अमेरिका की बात यहाँ सही सिद्ध होती है, और यही बात बहुलवादी भी कहता है कि राज्य को शेष संघों के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इससे शेष संघों को अपने अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र प्राप्त होगी और उन कार्य में निपुणता होगी। अगर मान लीजिए संघ है, अगर संघ में सारे व्यक्ति अपने सुचारू रूप से ढंग से कार्य करते हैं तो मेरा विश्वास है कि वो क्षेत्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी डेवलपमेंट होगी। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है हमें। अगर मान लीजिए कोई बंदा है अपने क्षेत्र का मतलब रिप्रेजेंटेशन करता है, तो जर्नल सी बात है उनको अपने क्षेत्र का ध्यान देना चाहिए। अब काउंसलर की ही बात देख लीजिए, काउंसलर हर एक क्षेत्र का अलग अलग होता है। अगर वो अपने क्षेत्रों में अगर अच्छे से अच्छे कार्य करे तो वो आदर्श क्षेत्र बन जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं देखने को मिलता ही नहीं है। एक बार बंदा पोस्ट पे बैठ जाए उसके बाद तो सब उसी का रहता है। तो ये गलत है, ये गलत है और ये गलत ही रहेगा। आगे अगर हम बात करें शक्तियों के विकेंद्रीकरण का समर्थन, सपोर्टर ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, यानी बहुलवादी शक्ति के केंद्रीकरण के विरोधी हैं। बात सत्य है कि केंद्रीकरण नहीं करना चाहिए शक्ति को। अगर राज्य की शक्ति है तो उसको सेंटर को नहीं देना चाहिए। अगर आप सेंटर को देते हो तो राज्य क्या करने के लिए बनाई गई है, राज्य के मुख्यमंत्री क्यों बनाए गए हैं। इसलिए यहाँ पर बहुलवादी जो है शक्ति को केंद्रीकरण करने के विरोधी हैं और शक्ति के विकेंद्रीकरण के समर्थक है। विकेंद्रीकरण या सब में बांटना ये काफ़ी महत्व रखेगा। उनका विचार है कि शक्तियों के विकेंद्रीकरण के साथ राज्य जो है निरंकुश बन जाएगा। विकेंद्रीकरण यानी दोनों में निहित करने से ये होगा कि राज्य निरंकुश बनेगा, इसमें कोई प्रकार का अंकुश नहीं होगा और व्यक्ति स्वतंत्रता भी छीन जाएगी। देखा जाए निरंकुश बन जाएगा और व्यक्ति की स्वतंत्रता भी छीन जाएगी। लॉर्ड एक्सन के अनुसार ये बात साफ होता है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। क्योंकि निरंकुश शक्ति, देखिए किसी को अगर पूरी शक्ति आप दे देती हो तो जर्नल सी बात है काफ़ी महत्व रखेगा इसमें, क्योंकि वो पूरा पावर अपना दिखाएगा। यही बात कहा है कि विकेंद्रीकरण के साथ राज्य के निरंकुश बन जाएगा और व्यक्ति स्वतंत्रता छीन जाएगी। वो निरंकुश जरूर बनेगा लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन जाएगी। मैं इसको एक सिंपल शब्द में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए विकेंद्रीकरण किया गया तो उससे क्या हुआ, राज्य तो निरंकुश बन गया, लेकिन जो व्यक्ति की स्वतंत्रता थी, जो व्यक्ति आज़ादी से जीवन जी सकता था, उसकी स्वतंत्रता छीन ली गई। क्योंकि अब सेंटर वाले भी उन व्यक्ति को सताएगा और स्टेट वाले भी सताएंगे। ये बहुत ही विडंबना है। हमारे देश में देखा जाए तो ये परंपरा जो है पुराने समय से है कि साहूकार लोग जो होते थे और अमीर वर्ग, देखिए वहाँ पर ऐसा होता था कि राजा जो होता था साहूकारों को कहते थे। साहूकार जो है किसानों से वसूलते थे और इसमें कौन पिसता था, किसान पिसते थे। अगर राजा 500 रुपया वहाँ से मांग रहा है तो यहाँ साहूकार जो है 1000 रुपया मांगेगा, किसान 1000 रुपया देगा तो आधा पैसा तो साहूकार खुद रखेगा और आगे आधा फॉरवर्ड करेगा। अब देखिए इससे क्या हुआ, राजा ने सिर्फ 500 की मांग की और उसमें 500 में देखे तो साहूकार का कमीशन भी निहित था। आप ऐसे समझ सकते हो आज के आधुनिक युग में कि आप देखो कोई भी सामान आप ऑनलाइन मंगवाते हो तो वो कितना सस्ता पड़ता है। कारण ये होता है कि बीच के जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो हट जाती हैं, डायरेक्ट फैक्ट्री से आप तक पहुंचती है तो सामान का रेट जो है कम रहती है। वही बात आ गया। इस कारण राज्य की व्यक्तियों की वफादारी का एकमात्र अधिकार नहीं है तो अन्य संघ भी उसकी वफादारी के अधिकारी है। ज़रूरत नहीं कि व्यक्ति जो हो वो सिर्फ राज्य पर वफादारी देखे, उसके लिए संघ भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि संघ से ही राज्य का निर्माण होता है। और इस कारण बहुलवादी विभिन्न संघों के भी शक्ति का विकेंद्रीकरण के लिए जाने के पक्ष में है कि हर एक शक्ति जो एक दूसरे में बटी होनी चाहिए और ये काफ़ी महत्व भी रखता है।
अगर आगे हम देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है राज्य के प्रभुसत्ता पर एकाधिकार का विरोध, यानी पोजीशन इन द मोनोपोल ऑफ द स्टेट ओवर टू द सोवरेनिटीज। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बहुलवादी राज्य की प्रभुसत्ता के अधिकार के विरुद्ध है और उनका विचार है कि प्रभुसत्ता राज्य और शेष संघों के बीच बटी होनी चाहिए, क्योंकि शेष संघ भी राज्य के समान भूमिका निभाते हैं। तो बात सही है, हमने पढ़ा भी था डेफिनेशन में और काफ़ी महत्वपूर्ण भी था कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन से महत्वपूर्ण रहता है। देयर स्टेट इज वन ऑफ एसोसिएशन अमंग देयर वेरियस एसोसिएशन, कि राज्य अन्य समुदाय की तरह एक समुदाय है और इस बात को समर्थन करता है कि ऑपोजिशन टू बी अ मोनोपोल ऑफ स्टेट ओवर सोवरेनिटी, यानी देखा जाए तो बहुलवादी राज्य की प्रभुसत्ता के एक अधिकार के विरुद्ध है। एकाधिकार का मतलब दोस्तों साफ शब्दों में बताऊं तो जिसमें एक ही व्यक्ति का कार्य चलता हो, एक ही व्यक्ति सभी चीज़ को मालिक हो, और वो एकाधिकार होगा तो जैसा मर्जी चला जाए कर सकता है, आपका शोषण भी कर सकता है तो आपका उद्धार भी कर सकता है। तो ये बहुलवादी राज्य प्रभुसत्ता के विरुद्ध है। वो नहीं चाहते कि शक्ति जो है एक व्यक्ति के अंदर निहित हो जाए और वो तनाशाह बन जाए। ठीक है, जैसे मैंने चाइना भी बताया आपको, कोरिया भी बताया, तो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर शासक जो है एक तरह का तनाशाह है क्योंकि उसको एकाधिकार प्राप्त है। उनका विचार है कि प्रभुसत्ता राज्य के शेष संघों में बीच बटी होनी चाहिए। शेष जो संघ है उसमें बटी होनी चाहिए सबके पास शक्ति, क्योंकि शेष संघ के राज्य की सामान्य भूमिका निभाते, सब अपने अपने कार्य के लिए सामान्य भूमिका निभाएंगे और व्यक्ति उनके प्रति वफादार अदा करता रहेगा। बहुलवादी का मत है कि जब समाज में अनेक समूह संघ लोगों के विभिन्न जरूरतों की पूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं, क्योंकि सब संघों, देखिए कोई मंत्री बनता है, कोई भी बनता है, पहले तो वो जब एडवर्टाइजमेंट देता है तो यही कहता है सबका साथ सबका विकास, यही होता है ना सबका नारा, कि हम जनता का विकास करेंगे, जनता के लिए हम मरेंगे, जनता के लिए करेंगे। लेकिन ऐसा कभी देखने को मिला है? कहते हैं बहुत ही विडंबना है, विडंबनाओं से भरी हुई समस्याएं हैं। तो यहाँ जो है भूमिका निभाते हैं, फिर राजनीतिक व्यवस्था एक अधिकार स्वरूप नहीं हो सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। आगे जो हमारे समक्ष आता है, राज्य के को समाप्त करने का विरोध, अगेंस्ट द एवोल्यूशन इन द स्टेट। इधर भी बहुलवादी राज्य के जो है स्वच्छ स्थान को स्वीकार नहीं करती हैं। बहुलवादी राज्य के स्वच्छ स्थान को स्वीकार नहीं करते हैं, परंतु वो अराजकतावादी और समाजवादी की तरह राज्यों को समाप्त किए जाने के विरुद्ध है कि राज्य को समाप्त नहीं किया जा सकता। वो शेष संघों की तरह ही राज्यों को एक उपयोगी संस्था मानते हैं। बात सही है कि अन्य संघों की तरह ये भी एक संस्था है, राज्य भी एक संस्था है और संस्था का काम ही होता है कि जनता की कल्याण करना, इसका सेवा का स्वरूप देते हैं। और वो ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जहाँ राज्य के पास निरंकुश, असीमित, अविभाज्य प्रभुसत्ता नहीं होगी, जरूरी है, बल्कि प्रभुसत्ता राज्य के सही से समस्त संघों के मध्य विभाजित होगी। यानी जो शक्ति है सभी मध्य संघों के में विभाजित होना भी जरूरी है। मैंने कई बार बताई है कि अगर शक्ति एक के साथ रहेगा तो वो तनाशाह हो जाएगा। प्रत्येक संघ अपने निश्चित क्षेत्रों में प्रभुसत्ता संपन्न होगा तथा अपने जो है निश्चित कार्य भी करेगा और राज्य भी उनमें से एक होगा। तो बात सही है, सबके काम अलग अलग होंगे, सब अपने अपने काम जो है सुचारू रूप से करने की कोशिश किया जाएगा। आगे अगर बात करें हम तो काफ़ी महत्वपूर्ण है समाज के संघात्मक संगठन में विश्वास, फेथ इन द फेडरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। बहुलवादियों के अनुसार समाज में अनेक प्रकार के संघ पाए जाते हैं जिनका अपना विभिन्न अस्तित्व है और यह संघ समाज का आधार है। इस तरह वह समाज के संघात्मक संगठन में विश्वास रखते हैं। इन विभिन्न संघों के बीच साझे हितों की पूर्ति के लिए परस्पर तालमेल आवश्यक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि समाज के संघात्मक संगठन में विश्वास करना, यानी बहुलवादियों के अनुसार समाज में अनेकों प्रकार के संघ पाए जाते हैं जिनका अपना विभिन्न अस्तित्व होते हैं और वह समाज के आधार हैं और समाज के लेके चलते हैं। जैसे समाज के संगठन में विश्वास करना भी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष राज्य कानून का एकमात्र स्रोत नहीं है। राज्य में ही सिर्फ कानून नहीं है, कानून तो हर एक क्षेत्र में है, यानी स्टेट इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ लॉ। बहुलवादी अष्टन के कानून
संबंधी विचारों से भी आलोचक है। देखा जाए तो बहुलवादी ऑस्टिन के कानून संबंधी विचारों के भी आलोचक है बहुत सारे। ऑस्टिन के अनुसार राज्य कानून का एकमात्र स्रोत है। ऑस्टिन के अनुसार राज्य कानून का एकमात्र स्रोत है, जबकि डेग्यूस और क्रैब्स आदि बहुलवादी लेखकों का विचार है कि केवल राज्य ही कानून का स्रोत नहीं है, अतुल कानून राज्य से पहले है। कानून जो है राज्य से पहले है और राज्य में से सर्वश्रेष्ठ है। जनरल सी बात है, कानून सब पर ही है, कानून ही महत्वपूर्ण है। उनका विचार है कि नैतिकता, धर्म, रीति रिवाज और प्रथाएं आदि कानूनी के अनेक स्रोत हो सकते हैं। धर्म हो सकती है, नैतिकता हो सकती है, रीति रिवाज हो सकते हैं, प्रथाएं हो सकती है, ये सब स्रोत हैं। और राज्य तो इन पहले से प्रचलित नियमों के केवल क्रमबद्ध ही करता है और जो कानूनी लोगों के हितों के अनुसार नहीं होते हैं। लोग ऐसे कानून का पालन नहीं करते हैं। जनरल सी बात है, जो कानून उनके लिए सही होगा लोग उन्हीं का ही पालन करेंगे, सभी कानून के पालन नहीं करेंगे। इसलिए सभी आलोचकों ने अपने अपने विचार रखा है कि यहाँ पर राज्य सर्वश्रेष्ठ नहीं है और न ही राज्य सबसे परी है। कहते हैं कानून सबसे परी है, ठीक है ना, कानून जो है सबसे परी है और कानून ही सर्वश्रेष्ठ भी है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कि कानून का पालन उनकी उपयोगिता के कारण किया जाता है। जनरल सी बात है, कानून का पालन उनकी हम उपयोगिता के कारण नहीं करते। अगर उपयोगी है तो हम उसका पालन करते हैं, उपयोगी नहीं है तो हम पालन नहीं करते। साफ शब्दों में तो लॉ आर द अवेलेबल बिकॉज ऑफ देयर इज ए यूनिटी। बहुलवादी का विचार है कि लोग कानून का पालन इस कारण नहीं करते हैं कि वो राज्य के आदर्श हैं, अतुल इस कारण करते हैं कि कानून का पालन करना उनके हित में है और वो कानून का पालन नहीं करेंगे तो कानून उनको दंडित करेगा और उनके लिए उपयोगी भी सिद्ध होगा। क्योंकि अगर कानून का आप पालन करते हैं तो आपके लिए उपयोगी है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर मान लीजिए कानून में ये है कि सभी व्यक्तियों को हेलमेट पहन के बाहर निकलना चाहिए। आप देखिए कानून का आप पालन कर रहे हैं तो आपको जो है चालान भी नहीं कटेगा। अगर पालन नहीं करते हैं तो चालान तो कटेगा ही कटेगा और बदकिस्मत से एक्सीडेंट हुआ तो उससे भी आपको आघात पहुंचेगा। तो इसलिए कानून का पालन करना उपयोगी होता है। अगर दूसरा उदाहरण देखें तो मैं सड़क की बाईं तरफ इसलिए चलता हूँ कि यह मेरे लिए उपयोगी है। जनरल सी बात है, आप बाईं तरफ ही चलते हो हमेशा, ये आपके लिए उपयोगी है और ऐसा करने से मेरा जीवन भी सुरक्षित रहता है। अधिकांश कानून समाज के स्थिति, रीति रिवाज, परंपराएं, नैतिक मूल्य और धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार होते हैं और ऐसे कानूनों का पालन व्यक्ति स्वाभाविक रूप से करता है। अगर आप नहीं करते हो तो आप समाज से टूट जाते हो, समाज आपकी प्रायोरिटी नहीं देगा। आगे अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक तर्क, साइकोलॉजिकल एग्रीमेंट देखें तो प्रसिद्ध बहुलवादी विद्वान गिरके तथा मैंडल्स द्वारा जो है मनोवैज्ञानिक दलील के आधार पर ही राज्य की प्रभुसत्ता का एकादवादी सिद्धांत दिया है। एनिमोलिस्ट थ्योरी ऑफ द सोवरेनिटी का खंडन किया है। उनका विचार है कि प्रत्येक संघ को अपने कार्य क्षेत्रों में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जनरल सी बात तो सच्ची है कि सभी को अगर स्वतंत्रता रहेगी तो वो अच्छा से अच्छा कर सकता है और ऐसा तभी हो सकता है यदि प्रत्येक संघ की अपनी प्रभुसत्ता होगी और वह राज्य के सर्वोच्च नियमों से मुक्त होगा, यानी नियम जो दिए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उससे मुक्त होगा, तभी जो है वो अच्छे से अच्छे कार्य करने में सफल भी होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर आगे हम टॉपिक देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रभुसत्ता बाहरी रूप में सीमित है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट रखेगा कि प्रभुसत्ता बाहरी रूप में जो है सीमित है। बहुलवादी का विचार है कि प्रभुसत्ता बाहरी रूप में भी सीमित होना चाहिए क्योंकि असीमित प्रभुसत्ता सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय जाति के लिए खतरनाक होती है। तो ये बात तो सही है कि हमें सोवरेनिटी इज एक्सटर्नली लिमिटेड होनी चाहिए, एक्सटर्नली, क्योंकि असीमित प्रभुता का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय जातियों के लिए बहुत खतरनाक होगा। जो बाहर देश से हमारे देश में आएंगे उनके लिए काफ़ी घातक सिद्ध होगा। राज्य की बाहरी प्रभुसत्ता के ऊपरी अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा सीमाएं लगाई जाती हैं और विभिन्न राज्य इन सीमाओं को स्वीकार भी करते हैं। वर्तमान युग देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रवाद का युग था। वर्तमान युग देखें तो अंतर्राष्ट्रवाद, हमें दूसरे देशों के साथ संबंध थी, इनमें कोई भी राज्य अकेला नहीं रह सकता है। अंतर्राज्यों को आपसी संबंध स्थापित करने ही पड़ते हैं। जब तक हम आपसी संबंध नहीं स्थापित करेंगे हमें एक दूसरे की आवश्यकता रहती ही रहती है और अंतर्राष्ट्रीय कानून उन संबंधों को निर्धारित भी करते हैं। बहुलवादी का विचार है कि जो लोग यह कहते हैं
कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के पीछे कोई शक्ति नहीं होती है, वो गलत करते हैं। बात सही है कि जिनके पीछे अगर कानूनी शक्ति नहीं होता है वो गलत ही करते हैं। देखिए, जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं उनके पीछे कानून नहीं होता है और वो हर तरह की गलतियां करते रहती हैं। अगर देखा जाए तो बड़े बड़े लोग भी ऐसी गलतियां करते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पीछे कानून नहीं होता है, वो कानूनों को जो है कुछ भी नहीं समझते हैं, तभी तो हमारे देश में इतने बड़े बड़े अपराध करके लोग जो है बच जाते हैं, जो हमारे देश के लिए सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के पीछे भी एक शक्ति होती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय राज्य कहा जा सकता है। अंततः अंतर्राष्ट्रीय कानून अंतर्राष्ट्रीय जनमत के दबाव के अधीन राज्य की बाहरी प्रभुता को भी सीमित कर दिया गया है। इसमें प्रोफेसर लक्ष्मी ने साफ शब्दों में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता, संपन्न राज्य की धारणाएं जो है मानवीय सुख और समृद्धि के लिए घातक है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता, संपन्न राज्य की धारणा मानवीय सुख और समृद्धि के लिए सबसे घातक शस्त्र बन जाएगा। और एक राज्य दूसरे राज्य के साथ किस प्रकार संबंध होने चाहिए, ये एक ऐसा मामला है जिसके संबंध में निर्णय करने का अधिकार एक राज्य को नहीं सौंपा जा सकता। एक कानून बनाया जा सकता है, क्योंकि राज्य संबंध करेगा तो सर राज्य संबंध तो बिगाड़ता ही चला जाएगा, क्योंकि राज्य में तो व्यक्ति राज कर रहे होते हैं ना, उनका विचारधारा अपनी होती है। उसके पश्चात आता है प्रभुसत्ता आंतरिक रूप में भी सीमित होनी चाहिए। बाहरी रूप में होना चाहिए तो आंतरिक रूप में भी सीमित होना चाहिए। सोवेरेनिटी इज इंटरनली लिमिटेड। बहुलवादियों के विचारों से राज्य की प्रभुसत्ता आंतरिक रूप में भी सीमित होना चाहिए। कानूनी राज्य द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, कानून राज्य द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि राज्य उनकी रक्षा भी करती है। कानून अगर बनाए जाते हैं, देखिए कानून जो है हमारे ऊपरी लेवल में बनता है और इस कानून का पालन जो है राज्य के द्वारा करवाई जाती है। मान लीजिए सेंट्रल सरकार ने कोई कानून बनाई है तो वो पालन कौन करवाएगा? राज्य ही करवाएगा, क्योंकि राज्य ही में तो रहते हैं सारे व्यक्ति। कानून राज्य की शक्ति से स्वतंत्र है। लोग कानून का पालन दंड देने के भय से नहीं बल्कि उनकी उपयोगिता के कारण करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हेलमेट पहनते हो तो ये आपकी सुरक्षा होगी, आपको दंड भी नहीं मिलेगा और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो लोग कानून का पालन दंड देने के भय से नहीं करते हैं बल्कि उनकी उपयोगिता के कारण करते हैं। और जो भय से करते हैं वो कभी भी सुचारू रूप से नहीं करते हैं। आप देखते ही होगा कोई बंदा जो होता है भय से करता है, 2 मिनट लगा लेता है हेलमेट, जब पुलिस आगे खड़े रहते हैं बाद में निकाल देता है, क्योंकि ना तो उसको उपयोगिता नहीं पता है इसकी उपयोगिता शायद उसको पता नहीं है और अनपढ़ है, क्योंकि सुरक्षा अपनी करनी तो महत्वपूर्ण बनती है। इसमें कोकर ने भी साफ शब्दों में कहा था कि कानून राज्य से स्वतंत्र, श्रेष्ठ और पहले होते हैं। कानून जो है सर्वोपरि है। और बहुलवादी के अनुसार कानून राज्य द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, कानून जो है राज्य द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। तो राज्य कानून का परिणाम है और इस कारण राज्य कानून से ऊपर नहीं है बल्कि राज्य कानून के अधीन है। कानून हमारे देश में न्याय प्रणाली सबसे ऊंचा है। कहते हैं राज्य तो अधीन है उसके, जो वहाँ से मिलेगा वही बात को करेगा। इसमें सारे समर्थक ने जो सही बोला, मेडुला कह रहे हैं इसका मुख्य समर्थक थे इन बातों का। आगे जो हमारे समक्ष आया है प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत की आलोचना। प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत की आलोचना ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। क्रिटिसिज्म ऑफ प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवेरेनिटी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं बहुलवादी सिद्धांत में कुछ त्रुटियां पाई गई और इन त्रुटियों का जो एनालाइज करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अगर आप त्रुटियों को यहाँ एनालाइज करते हो तो आगे एमए में अगर पॉलिटिकल साइंस में लोगे तो वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। व्यक्ति बहुत से संघों के जो है नियंत्रण अधीन आ जाएगा। बात सही है कि व्यक्ति बहुत से संघों के नियंत्रण अधीन आ जाएगा। मैन विल बी कम अंडर टू द कंट्रोल ऑफ वेरियस एसोसिएशन। यदि हम ये स्वीकार कर ले कि हर संघ के पास प्रभुसत्ता है तो इससे व्यक्ति बहुत से संघों के नियंत्रणाधीन आ जाएगा। अब राज्य की प्रभुसत्ता संपन्न है और व्यक्ति केवल राज्य के प्रति ही अपनी वफादारी अदा कर सकता है, फिर उसे अनेक संघों के प्रति वफादारी अदा करनी पड़ेगी। बात सही है, जितने रूल रेगुलेशन बनेंगे, जितने संस्थाएं मिलेंगी, लोगों को उतने रूल रेगुलेशन का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल रेगुलेशन जो है आम जनता के लिए ही बनाई जाती है, कोई दूसरे के लिए नहीं बनाया जाता है। तो ये बात है कि व्यक्ति केवल राज्य के प्रति ही अपनी वफादारी अदा करता है, फिर उसे अनेक संस्थाओं के प्रति वफादारी अदा करनी पड़ेगी। तो देखा जाए तो यहाँ पर बहुत से व्यक्तियों को संघों के नियंत्रण के अधीन आ जाएगा और इसका परिणाम क्या होगा? व्यक्ति स्वतंत्रता पर बहुत ही
सीमाएं लगा दी जाएगी। अब देखिए, मैं एक सिंपल बात से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक संस्था के आप अधीन हो, अब वो संस्था कई संस्थाओं के अधीन चली जाती है, तो आपको सभी संस्थाओं की बातें मानना पड़ेगा। वो कहेगा इधर घूमो, वो कहेगा उधर घूमो, वो कहेगा वहाँ जाओ। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसको आ गई? व्यक्तियों की आ गई ना। तो कहते हैं जितनी संस्थाएं होगी उतनी विचारधारा होगा और उतना ही वो लोगों को बर्बाद करेंगे। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके पश्चात आता है राज्य के कामों के बारे में गलत और सक्रिय विचार। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आलोचना है कि राज्य के कामों के बारे में गलत और सक्रिय विचार, ये आलोचना के अंतर्गत है कि रॉन्ग एंड द नैरो व्यू रिगार्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द स्टेट। बहुलवादियों के राज्य के कार्यों के बारे में धारणा भी गलत है, क्योंकि वर्तमान राज्य केवल राजनीतिक कार्य ही नहीं करता बल्कि कल्याणकारी होने के कारण उनके कार्य को कल्याणकारी कार्य भी कहते हैं। क्योंकि राज्य के देखा जाए तो यहाँ पर कल्याणकारी कार्य करती है। यदि केवल राजनीतिक कार्य तक ही सीमित हो तो फिर हम उसे बुढ़ापा, पेंशन, निःशुल्क डॉक्टरी सुविधाएं और वेतन वृद्धि, कीमतों में कमी आदि की मांग क्यों करते हैं? क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि ये कल्याणकारी बात नहीं होती है, इसलिए हम इसमें मांग को है कम करने के लिए कहते हैं। वर्तमान राज्य तो व्यक्तियों के संपूर्ण जीवन से संबंधित होती है। जो हमारा वर्तमान राज्य है व्यक्तियों के जीवन से संबंधित है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखें तो कानून राज्य की शक्ति से स्वतंत्र नहीं है। कानून जो है राज्य की शक्ति से स्वतंत्र नहीं है। लॉ आर द नॉट इंडिपेंडेंट टू बी स्टेट अथॉरिटीज। ड्यूग्लिस और कैरब्स जैसे बहुलवादियों का विचार है कि कानून राज्य की शक्ति से के ऊपर होते हैं। बात सही है, कानून जो है राज्य की शक्ति से ऊपर है, इसलिए राज्य कानून बनाता नहीं है बल्कि कानून का रक्षा करता है। राज्य कानून कभी नहीं बनाता है, वो सिर्फ रक्षा करता है। और इसके डेगुल्स ने भी कहा था कि राज्य कानून को बनाता नहीं है बल्कि कानून राज्य को बनाता है। परंतु यह विचार ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी कानून राज्य की इच्छा के विरुद्ध नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए अपनी विचारधारा, बात सही है, ये भी बात सही है कि कोई भी कानून राज्य के विरुद्ध नहीं बनाया जाता है, राज्य के हितों में रख के बनाई जाती है। देखा जाए तो यहाँ पर सब बात सही, क्योंकि राज्य के अधीन कैसे बनाया जाएगा, विरुद्ध कैसे बनाया जाएगा? राज्य के विरुद्ध होगा तो कोई पालन करेगा ही नहीं, तो राज्य के जो है समर्थन में बनाई जाती है। यद्यपि हम यह मानते हैं कि कानून विभिन्न स्रोतों की उपज है, परंतु कानून तभी बनता है जब राज्य द्वारा उसकी स्वीकृति दी जाती है। कानून तब बनता है जब राज्य उसको स्वीकृति दे। अब इस बात का एग्जाम्पल भी मैं बता सकता हूँ आपको। जब किसान आंदोलन हुए थे, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही, आपको पता है जो सरकार ने कुछ रूल रेगुलेशन परिवर्तन किया और ये राज्यों पे लागू किया, लेकिन जो राज्य के किसान थे उन्होंने इस बात को नकार दिया कि हमें ये कानून हमारे लिए सही नहीं है, हम इसको नहीं मानेंगे। तो सरकार को अंत में क्रांति के बाद, कहते हैं लोगों के आक्रोश के बाद, उस कानून को वापस करना ही पड़ा, लेना ही पड़ा। तो हम ज़बरदस्ती नहीं दे सकते। जो जनता के लिए कल्याणकारी रहेगा लोग उसी को ही स्वीकृति देंगे। राज्य के कानून को लागू किया जा सकता है तकनीक तब होता है जब वो जनता उसको समर्थन करे, क्योंकि यहाँ पर सरकार कानून को पालन करने नहीं आती है, जनता करती है। और जनता तभी करेगी जब जनता के हित में होगी। अगर जनता के विरोध होगी तो वो जो है पालन नहीं करेगी, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आगे जो हमारे समक्ष आया है, बहुत से संघ बुरे उद्देश्य के लिए बनाए जाएंगे। बात सही है, इसका सबसे बड़ा आलोचना यही है, सही है बात, और ये आलोचना के रूप में है कि बहुत संघ बुरे उद्देश्य के लिए बनाए जाएंगे। डिफरेंस एसोसिएशन विल बी कम इनटू द एक्सटेंट फॉर अ बैड पर्पस। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि हर संघ के पास उसी तरह की प्रभुसत्ता होगी जिस तरह राज्य के पास है, तो उसके भयानक परिणाम निकलेंगे, क्योंकि हर एक अच्छा या बुरा संघ प्रभुसत्ता की मांग करेगी। हर एक संघ करेगी ही करेगी कि हमें प्रभुसत्ता चाहिए, हमें प्रभुसत्ता चाहिए, हम ही सब कुछ करेंगे। और बहुत संघ बुरे उद्देश्य में अस्तित्व में आ जाएगी। बात सत्य है। आज देखिए बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क रह गया है सिर्फ देश को खोखला करने वाला ही रह गया है, क्योंकि हर कोई अपना उद्देश्य की मांग रखता है। अब राज्य के पास प्रभुसत्ता है और राज्य देखता है कि यदि कोई संघ बुरे उद्देश्य के दृष्टिगत बनाया जाता है
तो राज्य उसे समाप्त कर देती है। परंतु जब राज्य की स्थिति भी केवल एक संघ के समान होगी तो राज्य उसे समाप्त नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें उसका जो है हित छुपा हुआ होगा और संघ अपने उद्देश्य को ठीक सिद्धांत करने की कोशिश करेगा। कई प्रकार की जुआ मंडलीय स्थिति में आ जाएगी। बात सही है, अगर सरकार इस पर कंट्रोल ना करे, अगर कई संघ बना दी जाए तो उनके अलग अलग उद्देश्य हो जाएंगे और ये बुरे उद्देश्य के लिए ही बनाए जाएंगे। आगे है, बहुलवादी अराजकता को उत्साह देते हैं। यदि हम राज्य से प्रभुसत्ता लें और इसे विभिन्न संघों में बांट दें तो इसे जो है विश्व में अराजकता फैल जाएगी। ये भी बात सत्य है कि बहुलवादी अराजकता को जो है उत्साह देती हैं। अगर राज्य में अगर मान लीजिए शक्ति है और राज्य सभी शक्तियों को जो है बांट देती है, फैला देती है, तो हर बंदा जो है, हर एक व्यक्ति कहेगा कि मैं ही सबसे पावरफुल हूँ। अब वो गलत से गलत कार्य करना स्टार्ट कर देता है। संघ अपने सदस्य के लिए अलग अलग कानून बनाएगा और यह भी संभव है कि एक संघ के कानून दूसरे संघ में कानूनी के साथ मेल नहीं खाते हों। बात सही। अगर मान लीजिए कई संघ बना दिए जाते हैं तो क्या लगता है कि इस संघ का जो है विचारधारा उस संघ से मिलेगा? कदाचित नहीं मिलेगा। और हर संघ यह भी चाहेगा कि व्यक्ति उस द्वारा बनाए गए कानून का विरोध न करे, जबकि विरोध होना स्वाभाविक ही होगा। हर कोई कहेगा। यहाँ पर देखा जाए तो कानून जो किसान बिल लाई गई उसमें कानून में यही सरकार चाहती थी कि इसका विरोध ना हो, लेकिन जनता ये नहीं चाहती थी। जनता इस बिल को नहीं पसंद करती थी, इसलिए जो है विरोध हुई, स्वाभाविक हुई विरोध, क्योंकि एक संघ का कानून दूसरे संघ के कानून से मेल नहीं खाती है। देखा जाए तो एक दूसरे व्यक्ति का विचार भी मेल नहीं खाता है। परिणाम स्वरूप ये निर्णय करना कि कौन सा कानून ठीक है और कौन सा गलत है मुश्किल हो जाएगा। इतने संघ बना दिया जाएगा तो मुश्किल तो होगा ही। कौन सही है, कौन हित में है, कौन बुरा है, ये जानना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अंत परिणाम स्वरूप संघों का आपसी विरोध बढ़ेगा और कानून जो है व्यवस्था भंग हो जाएगी। समानते राज्यों में गड़बड़ी का यही एक कारण भी बनता है। अगर देखा जाए समाज में जो गड़बड़ी आप देखते हो, आए दिन दंगे फसाद होते हुए नजर आता है, सांप्रदायिक दंगा फसाद होता है, तो कहीं ना कहीं कारण यही बनता है कि प्रभुसत्ता केंद्रित नहीं होती है। जिनकी प्रभुसत्ता होती है केंद्रित नहीं होती। इसमें ग्लिस्क्राइस ने भी कहा था कि यदि बलवादों के अंतिम निष्कर्ष तक ले जाया जाए तो यह समाज की छीन भिन्न कर देगा और शक्ति तथा उन्नति की अवस्थाओं के स्थान पर अनेक अस्त व्यस्त समूह होंगे जो अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने में लगे रहेंगे। तो बात सही है। आज देखिए इसका एग्जाम्पल सबसे महत्वपूर्ण होता है। आज जो बाबा होते हैं, जो ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करते हैं, अब कितने सारे जो है धर्म सुधारक बनते हैं, सबके अपनी विचारधारा होते हैं। और आज समाज में तो बहुत हो गए हैं, इतने हो गए हैं, सबका विचारधारा अपना अपना होता है। तो बात सही है, सब अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने में लगे हुए हैं। वो बाबा कहता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, वो कहता है मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, लेकिन सर्वश्रेष्ठ है कौन, इसका फैसला तो जनता करती है। और जनता भी कहते हैं उन्हीं के पीछे भागती है जो उनके लिए गलत भावनाओं का जो है अनुसरण करते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है विभिन्न संघों के कार्य की सीमाएं कैसे निश्चित की जाएगी। विभिन्न संघों के कार्य की सीमाएं कैसे निश्चित की जाएगी। हाउ टू फिक्स द फंक्शन ऑफ डिफरेंट एसोसिएशन। यदि हम यह स्वीकार कर लें कि राज्य प्रभुसत्ता संपन्न नहीं है तो विभिन्न संघों के कार्य कौन से निर्धारित करेगा। ये भी बात है कि अगर हम फिक्स नहीं होगा, सत्ता संपन्न नहीं होगा, तो विभिन्न जो है संघों के कार्य कौन निर्धारित करेगा, क्योंकि कोई भी सर्वोच्च शक्ति नहीं होगी जिसे यह कार्य सौंपा जा सकेगा। अब राज्य प्रभुसत्ता संपन्न और राज्य ही एक कार्य करता है तब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर राज्य ये सारे काम खुद ही करे तो ऐसा नहीं होगा। प्रत्येक संघ अधिकतम कार्य अपने हाथों में लेने की कोशिश करेगा और जिसके परिणाम स्वरूप संघ कार्य की सीमाएं नहीं रहेगी और अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब देखिए सब अपने अपने हाथों में कानून लेने लग जाए तो जनरल सी बात है, अराजकता तो फैलेगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ आलोचना की गई है कि विभिन्न संघों कार्य की सीमाएं कैसे निश्चित की जाएगी। फिर अगर सबको अलग अलग शक्ति दे दी जाए, सब अपनी मनमानी करने लग जाएंगे, अपने अपने की जो है उल्लू सीधा करने लग जाएंगे। और ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखें तो राज्य के विभिन्न संघों के विचारों को जो है सुलझाया सकता है। राज्य ही विभिन्न संघों के विवादों को सुलझा सकता है और इस पर भी आलोचना की गई कि ओनली स्टेट कैन बी सेटल द डिस्प्यूट ऑफ द अमंग देयर इज अ वेरियस एसोसिएशन। जब हम विभिन्न संघों के कार्यों को बांट देंगे तो उनके बीच लड़ाई झगड़े भी पैदा होंगे
बात सही है। हर कोई लड़ाई झगड़ा आप देखते ही हो कि आए दिन जो है मंत्रियों के आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। कारण क्या होता है लड़ाई झगड़ा का? लड़ाई झगड़ा का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो कहता है कि भाई मुझे तो बहुत छोटा पद दे दिया, उसको बहुत बड़ा पद दे दिया, लेकिन हमारा रोल वही है जिसका उसका रोल है। और ये झगड़ा होना स्वाभाविक बना देता है। ऐसे झगड़े का निपटान तभी किया जा सकेगा यदि संघों के ऊपर कोई ऐसा संघ हो जिसके आदेश और निर्णय के अन्य संघ स्वीकार भी करे। बात सही है कि सब सुपीरियर संघ होना चाहिए जिस पर सभी संघों का नियंत्रण हो। बहुत से बलवादी ये स्वीकार करते हैं कि संघों के आपसी झगड़ों को निपटने का अधिकार केवल राज्य के पास ही हो सकता है, और अंततः इस प्रकार उन्होंने राज्य के अन्य संघों से उच्च संघ स्वीकार किया है। यदि हम राज्यों को अन्य से संघों की तरह ही एक संघ स्वीकार कर लें तो फिर भी हम एक ऐसे संघ की आवश्यकता महसूस होगी जो अन्य संघों से ऊंचा होगा। बात सही है। देखिए, घर में भी जो बच्चे होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए माता पिता होते हैं, और माता पिता भी गलत ना करे इसलिए दादा होते हैं। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं जब वह संघ राज्य की जगह ले लेगी तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि बहुलवादी राज्य प्रभुता को अगले दरवाजे से बाहर निकालते हैं और पिछले दरवाजे से पुण्य ले जाते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं जो चीज़ बात सही बताई जाती है दूसरी तरफ से उसको गलत बना दी जाती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके पश्चात आता है प्रभु सत्ता संपन्न राज्य बाहरी हमलों से रक्षा के लिए जरूरी है। यानी प्रभु सत्ता संपन्न राज्य बाहरी हमलों से रक्षा के लिए जरूरी है। Sovereignty is a state is a necessity to the save the state from external invasion। यद्यपि हम आज के युग के अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे का युग स्वीकार करते हैं, परंतु फिर भी हम अंतर्राष्ट्रीय जो है युद्धों की संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, हम ये कहते हैं कि हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा है, लेकिन ये कौन कहता है भाईचारा है? अगर भाईचारा होती तो ये युद्ध नहीं होता। देखिए, पहली विश्व युद्ध हुई, दूसरी विश्व युद्ध हुआ, तीसरी विश्व युद्ध में आग खड़े हुए हैं। तो राष्ट्र के बीच कहाँ किस बात का भाईचारा है? कोई भाईचारा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जिसके पास पावर है, जिसके पास शक्ति है, वो हर राज्यों पे अपना कब्जा जमाना चाहता है और उस देश को अपने अधीन करना चाहता है। क्योंकि भाईचारा की तो भावना हमें कहीं दिखती ही नहीं है। जो राज्य अपनी सीमाओं की बाहरी हमलों से रक्षा नहीं कर सकता है वो अपना अस्तित्व भी बनाए नहीं रख सकता है। जनरल सी बात है। अगर आप बाहरी खतरों से अपना अस्तित्व तभी बचा सकते हो जब उससे लड़ोगे, आगे बढ़ोगे, नहीं तो आज हड़पने वालों की कमी नहीं है। बाहरी हमलों से रक्षा एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य ही कर सकता है, न कि आर्थिक अथवा सामाजिक संघ कर सकता है। जनरल सी बात है, जो प्रभु सत्ता रहेगी राज्य में वही कर सकता है अपनी बाहरी शक्ति से रक्षा, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके पश्चात देखें तो व्यक्तियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच तालमेल, देयर इज अ कोऑर्डिनेशन अमंग देयर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मैन एज अ लाइफ। बहुलवादी के विचार अनुसार मानव जीवन के प्रत्येक पद के लिए अलग अलग देखा जाए तो संबंधित है, अलग अलग से संबंधित है। जैसे राज्य का संबंध राजनीतिक पक्ष के साथ है, चर्च का संबंध धार्मिक पक्ष के साथ है, और इस तरह वे मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बंट देते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में बांटना स्वाभाविक रहता है। परंतु यदि मानव जीवन पर गंभीर दृष्टि डाली जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि मानव जीवन के पक्षों के अलग अलग खानों में बांटा नहीं जा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो व्यक्तियों के जीवन के हर पहलू उसके जीवन के अन्य पहलू के साथ गहरा संबंध होता है, और इसी कारण एक समुदाय का क्षेत्र अन्य समुदाय के क्षेत्र से अलग नहीं हो सकता है। व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति उसकी राजनीतिक स्थिति के प्रभावित करता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उसकी राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करता है। और मान लीजिए व्यक्ति का आर्थिक स्थिति खराब है तो राजनीति में वो गया है तो सब प्रथम वो अपना जेब भरने की कोशिश करेगा, और इस कारण आज आर्थिक और राजनीतिक संघों के बीच गहरे संबंध बन गए हैं। और यही हाल अन्य संघों का भी है। आज हर क्षेत्र में देखा जाए तो करप्शन भरा पड़ा है। जो कहता है कि हम करप्शन ख़त्म कर रहे हैं, वीडियो बनाइए, ये कीजिए, सब बकवास बात है, और ये सच्चाई है। आपको तो लोग वीडियो बनाने के लिए बोल देते हैं, लेकिन बाद में एक छोटा सा काम भी उनके द्वारा होना संभव नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने तो डरते हैं और नहीं कुछ करते भी नहीं हैं। उनको तो पता है कि महीने के पहली तारीख को तो तनख्वाह तो आ ही जाएगी, चाहे मैं काम करूं चाहे ना करूं।
यहाँ भारत में कौन सा प्रावधान बनाया गया है कि व्यक्ति अगर काम करेगा तो पैसा मिलेगा? ऐसा कहीं नहीं प्रावधान है, और ये होना चाहिए। आपने बोल दिया कि वीडियो बनाई, यार वीडियो बनाने के चक्कर में आज आम जनता का काम तक भी नहीं हो रहा है, और ये बात शायद आपको समझ नहीं आएगी जिंदगी में कभी नहीं, क्योंकि आपने मानवता को समझा ही नहीं। मानव में अगर दिखाना है, अपना राज्य चलाना है, तो लोगों में शक्ति बरतिए। मोबाइल बनाने से कुछ नहीं होता है, अपने आप में सुधार कीजिए। देखिए सब लोग कैसे कार्य करेंगे, घंटों के हिसाब से काम दीजिए, जो जितना काम करेगा वैसे पैसा निर्धारित कीजिए। देखिए हमारा भारत कैसे आगे तरक्की पे पहुंच जाता है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है, बहुलवादियों के विचारों में समरूपता नहीं है, यानी देखा जाए तो लक ऑफ यूनिफॉर्मेलिटीज एज अमंग देयर व्यू ऑफ द प्लूरलिस्ट। बहुलवादियों का सिद्धांत जो है क्रमवार नहीं है, क्योंकि विभिन्न विद्वानों के विचारों में विभिन्नता पाई गई है। यानी देखा जाए तो बहुलवादों के सिद्धांत भी जो विभिन्नताओं से भरे पड़े हैं, और इनमें काफ़ी विभिन्नता हमें नज़र आती है। राज्य और समुदाय के बीच संबंधों के बारे में विभिन्न विचार प्रकट किए गए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो राज्य और समुदाय के बीच में संबंधों के बारे में सबका अपना अपना विचारधारा है और सोच है, और इस बात पे कई विद्वानों ने राज्य से सर्वोच्च शक्ति छीनने को तरपत है, परंतु कई स्वयं ही राज्य के सर्वोच्च शक्ति स्वीकार कर लेते हैं। यानी देखा जाए जैसे विद्वान हैं वैसे उनकी विचारधारा है। कई जो है विद्वान राज्य से सर्वोच्च शक्ति छीनने के लिए तरपते रहते हैं, परंतु कोई जो होते हैं सर्वोच्च शक्ति स्वीकार कर भी लेती हैं। और इसमें देखा जाए तो कुमारी फेलेस्ट ने इसको, जो कि बहुलवादी लेखिका थी, ने कहा है कि राज्य एकात्मक एजेंसियां हैं। राज्य जो है एकात्मक है। मेरी नागरिकता मेरे अपने समूह की सदस्यता से कहीं बड़ी है, और एक सच्चा राज्य हर एक हित को अपने समेट लेती है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर कुमारी फेलिस्ट ने साफ शब्दों में बात कही है कि राज्य एकात्मक एजेंसियां होती है। मेरी नागरिकता मेरे अपने समूह की सदस्यता से कहीं बड़ी है, और एक सच्चा राज्य हर एक हित और अपने में समेट लेने की कोशिश करता है। अंततः बहुलवादियों में यह बड़ी हैरानी वाली बात है कि समुदाय को राज्य से पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होने देना चाहिए, परंतु राज्य को प्रभु सत्ता का स्तर प्रदान करने से इनकार करते हैं कि राज्य को जो है प्रभु सत्ता नहीं देनी चाहिए। ये कई जो हैं बहुलवादी से इनकार करते हैं, क्योंकि राज्य को अगर हम प्रभु सत्ता दे देते हैं तो वो तनाशाह हो जाते हैं और वो अपने मर्जी के हिसाब से आगे चलाएंगे। तो काफ़ी महत्व रखता है इस बात का। यदि हम आगे बात करें, प्रभु सत्ता को विभाजित करना असंभव है। प्रभु सत्ता को हम विभाजित नहीं कर सकते, असंभव है। इट इज़ इम्प्रैक्टिकेबल ऑफ डिवाइड हियर, यानी प्रभु सत्ता को विभाजित करना उसे नष्ट करने के समान है। अगर आप विभाजित करते हो तो प्रभु सत्ता नष्ट हो जाती है, जबकि बहुलवादी प्रभु सत्ता को बांट देना चाहता है। बहुलवादी जो है प्रभु सत्ता को बांट देना चाहता है, और बांटने से ये होता है कि शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती है, और हम जो निर्णय लेना चाहते हैं स्वतंत्र होकर, वो निर्णय लेने में हम सक्षम नहीं रह जाते हैं। यानी बहुलवादी राज्यों को कानूनी स्वच्छता से रहित कर अन्य समुदाय के बराबर लाना चाहिए, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो प्रभु सत्ता को विभाजित करना चाहते हैं। परंतु प्रभु सत्ता का यह एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि यह विभाजित नहीं की जा सकती है, यानी इसको और विभाजित करना संभव नहीं है। और इसमें गैल्टस ने भी कहा है, और गैल्टस के विचार भी है, कि विभाजित प्रभु सत्ता विरोधी प्रतीत होती है, क्योंकि विभाजित होने का मतलब ही है कि बातों का जो है विभाजन होना, सोचों का विभाजन होना। कहते हैं जितने व्यक्ति होते हैं उतने सोच होते हैं, और शक्तियों को देखें विभाजित हम कर दें, प्रभु सत्ता को अगर हम विभाजित कर दें तो ये विरोधी प्रतीत होती है। इसी तरह कलहोन का भी यही विचार है कि प्रभु सत्ता एक पुण्य वस्तु है, और इसका विभाजन करना इसे नष्ट करने के समान है, और यह राज्य के अंदर सर्वोच्च शक्ति है। जैसे अद्र त्रिकोण और अद्र वर्ग नहीं हो सकता है, उसी तरह अद्र प्रभु सत्ता नहीं हो सकती है। अगर हम अधूरी प्रभु सत्ता किसी को देते हैं तो ये गुणवत्ता से पूर्ण नहीं हो पाएगी, और जो करना चाहेगा व्यक्ति वो नहीं करने में सक्षम होगा। तो इसलिए हम प्रभु सत्ता को जो है कभी भी विभाजित करना हमारे लिए संभव
नहीं है। आगे देखें हम तो राज्य बाहरी रूप में प्रभुसत्ता संपन्न होती है। द स्टेट इज एक्सटर्नली सबर्गेंट हियर, यानी राज्य आंतरिक व बाहरी रूप में प्रभुसत्ता संपन्न होती है। यदि राज्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते को स्वीकार करता है तो राज्य की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि बाहरी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को स्वीकार करता है या नहीं करता है, परंतु राज्य को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। राज्य पे ऐसा कोई भी दबाव नहीं डाल सकता कि हम जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौता को स्वीकार करें। इसमें राज्य का अपना निजी फैसला होता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय समझौते को स्वीकार करें या ना करें। कई बार देखा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय जनमत तथा कानून की परवाह न करते हुए अपनी मनमानी करता रहता है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें साधारण बात है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय जनमत तथा कानून की परवाह न करते हुए भी राज्य जो है अपनी मनमानी करता है, और यह हमें कई जगह देखने को भी मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आगे हम बात करें तो यह सिद्धांत खतरनाक है। दिस थ्योरी इज डेंजरस बिकॉज बहुलवादी का यह सिद्धांत बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यह सभ्य राज्य में गड़बड़ी फैला सकती है। जहाँ पर सभ्यता है, जहाँ सभ्य राज्य है, उसमें जो है ये सिद्धांत गड़बड़ी फैला सकती है, आपसी झगड़ों का कारण बन सकती है। और यह सिद्धांत हर अच्छे बुरे संघ को स्वीकृति देना चाहता है, क्योंकि इनको सिर्फ अपनी ही आगे चलाना होता है। इसलिए ये सिद्धांत अच्छे और बुरे संघों को स्वीकृति देना चाहते हैं, क्योंकि खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। यदि बहुलवादी यह कहे कि वो केवल अच्छे संघों को ही स्वीकार करते हैं, तो ये निर्णय कौन करेगा कि कौन सा संघ अच्छा और कौन सा संघ बुरा है? हर संघ स्वयं को ही अच्छा समझेगा। तो ये बात तो सत्य है कि बहुलवादी ये कहता है कि हमें अच्छे बुरे स्वीकृति नहीं करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अच्छे ही संघ को ले रहे हो तो अच्छा आप किस आधार पे उसको बनाओगे, और आधार बनाने का क्या उद्देश्य रह जाएगा? तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है बहुलवादी को बड़ी प्रॉब्लम आती है, और इसीलिए सिद्धांत जो है काफ़ी खतरनाक यहाँ पर सिद्ध होती है। अगर आगे हम बात करें राज्य की प्रभुता संबंधी झूठे भय, द फॉल्स फियर ऑफ स्टेट सोवेरेनिटी। देखा जाए तो इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ की बहुलवादी राज्य की प्रभुसत्ता की ठीक तस्वीर नहीं पेश करते हैं, और हम देख सकते हैं कि राज्य की प्रभुसत्ता के बारे में जो भय बहुलवादी व्यक्तियों के मन में डालना चाहता है वो निराधार है, उसका कोई आधार ही नहीं है। कि जो भय बहुलवादी व्यक्तियों के मन में डालना चाहता है, राज्य की प्रभुसत्ता के बारे में जो भय हमें लगी रहती है, उसमें कोई आधार नहीं है, वो भी निराधार है, उसका कोई अर्थ नहीं है। और राज्य की प्रभुसत्ता के कारण विभिन्न संघों को अधिक से अधिक अधिकार मिलते हैं। यानी देखा जाए तो राज्य की प्रभुसत्ता के कारण विभिन्न संघों को अधिक से अधिक अधिकार मिलते हैं। प्रभुसत्ता के कारण ही मनुष्यों की स्वतंत्रता एवं अधिकार प्राप्त होती है। जनरल सी बात है, अगर आपको प्रभुसत्ता मिली है तभी आपकी स्वतंत्रता या अधिकार आपको प्राप्त होगा, और राज्य ही उनकी रक्षा करती है, राज्य ही रक्षक के रूप में देखी जाती है इनकी। यदि राज्य में प्रभुसत्ता वापस ले ली जाए तो व्यक्तियों के अधिकार एवं स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं होगी। बात सही है कि अगर राज्य से प्रभुसत्ता वापस ले लिया जाए तो व्यक्तियों का अधिकार और स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं होगा। इसमें जो है बुरे लोग जो होंगे अग्रसर हो जाएंगे और सक्रिय हो जाएंगे। इसलिए प्रभुसत्ता की जो है राज्य की प्रभुसत्ता संबंधी झूठे भय जो है बहुत काफ़ी खतरनाक रहती है। इवन देखिए व्यवहारिक सिद्धांत यानी एम्पिरिकल थ्योरीज वास्तविक में बहुलवादी अव्यवहारिक सिद्धांत है, और इसे व्यवहारिक रूप देना कठिन ही नहीं अतुल असंभव प्रतीत माना जाता है, क्योंकि इसको व्यवहारिक रूप में देना हमारे लिए संभव नहीं है। और आज विभिन्न राज्यों को क्षेत्र और जनसंख्या काफ़ी विशाल है, जनसंख्या देखा जाए तो काफ़ी विशाल है, और यदि राज्य में पाए जाने वाले संघों की महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान कर दी जाए, परंतु फिर भी उनकी गतिविधियों को नियमित करने और उनके बीच तालमेल स्थापित करने के लिए एक सर्वोच्च शक्ति जरूरत पड़ेगी, और यह शक्ति केवल और केवल एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों में ही हो सकता है। और इसके अतिरिक्त हम यह भी जानते हैं कि आज
तक किसी भी राज्य में इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप नहीं दिया गया। तो जनरल सी बात है, नहीं देने के पीछे कई कारण है, कई रूल है, क्योंकि देखा जाए व्यवहारिक सिद्धांत जो है काफ़ी अलग है, इसलिए कई राज्यों में जो है इसको व्यवहारिक रूप नहीं दिया गया है, जो सही भी है और ज़रूरी भी है। आगे जो हमारे समक्ष टॉपिक आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बहुलवादी सिद्धांत का महत्व, यानी इस सिद्धांत का क्या महत्व है। तो किस सिद्धांत का? बहुलवादी सिद्धांत का क्या महत्व है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ रहेगा। यदि हम बहुलवादी सिद्धांत की काफ़ी आलोचना हुई है, परंतु फिर भी हम इस सिद्धांत को देने की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि इस सिद्धांत ने हमें बहुत कुछ दिया है, और कहते हैं आलोचना के अंतर्गत इसकी महत्ता को हम धुंधला नहीं कर सकते हैं। बहुलवादी सिद्धांत ने हमें बहुत कुछ बातें जो है सिद्ध भी किया है, और ये हमारे समाज के लिए ज़रूरी भी है। इवन देखा जाए तो कहते हैं पहला पॉइंट तो यही दर्शाता है, विवेकीकरण पर बल, यानी विवेक केंद्रीकरण पर बल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। एम्फेसिस ऑन द डिसेंट्रलाइजेशंस। बहुलवादियों ने शक्ति को केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइज करने की अपेक्षा विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन पर बल दिया है। आखिर इन्होंने केंद्रीकरण में बल क्यों नहीं दिया? उससे अधिक वो डिसेंट्रलाइजेशन करने के बल पर क्यों दिया जा रहा है? तो इससे शक्ति अलग अलग ग्रुपों के पास चली जाएगी। देखा जाए सेंट्रलाइज करने से ये होता है दोस्तों कि ये शक्ति एक जगह ही सिमट जाती है, और एक जगह शक्ति सिमटने का मतलब है कि जनता का अवहेलना करना। इसी कारण से जो है इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं और इसी पर बल भी देते हैं। इससे शक्ति अलग अलग ग्रुपों के पास चली जाएगी और कार्य ठीक तरह से हो सकेंगे। तभी तो आपने देखा होगा कि हमारे देश में राष्ट्रपति नाम मात्र के होते हैं, प्रधानमंत्री सारे कार्यभार प्रधानमंत्री के अंतर्गत होती है, लेकिन ये कार्य प्रधानमंत्री खुद नहीं करके जो है अपने कैबिनेट मिनिस्टरों को शक्तियाँ बांट देते हैं। अब इससे ये होता है कि हर कोई पे जो है यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि मान लो प्रधानमंत्री की शक्ति आकर जो है मंत्रिपरिषद यूज़ कर रहा है, और यहाँ पर मंत्रिपरिषद अपनी तरफ से विचारधारा नहीं रख सकता, उसको राष्ट्रपति से आज्ञा लेनी पड़ेगी, और फिर उससे पहले जो है उसको प्रधानमंत्री सलाह विचार पर कार्य करना पड़ेगा। तो इससे ये होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन करने से कि शक्तियों पे जो है हम ठीक ठीक कंट्रोल रख सकते हैं, और इससे शासन जो है निरंकुशता से बची रहती है, शासन तनाशाह नहीं हो पाता है, और किसी भी क्षेत्र में तनाशाह शासन निरंकुश न हो, इसलिए जो है इसको डिसेंट्रलाइजेशन करना जरूरी है। कहते हैं सेंट्रलाइज कर देंगे तो जनरल सी बात है सब सेंटर के अधीन हो जाएंगे और वो कार्य नहीं हो पाएंगे जो होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस तथ्य को कोई इसे इनकार नहीं कर सकता है कि विकेंद्रीकरण व्यवस्था समाज और लोगों के हित में होती है और केंद्रीकृत व्यवस्था से कहीं अच्छी होती है। देखा जाए तो डिसेंट्रलाइजेशन करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है यहाँ पर। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है श्रम के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित। श्रम के विभाजन के सिद्धांत पर जो है बहुलवादी सिद्धांत टिकी हुई है, यानी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। बहुलवादियों का सिद्धांत अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण सिद्धांत श्रम के विभाजन से आधारित है। श्रम का विभाजन जो है आगे कक्षाओं में आती है, तो ये काफ़ी महत्व रखता है कि श्रम का विभाजन के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। सिद्धांत का समर्थन भी करता है। ये कार्य अलग अलग ग्रुप में बांट देना चाहते हैं और इसे स्वयं ही श्रम का विभाजन हो जाएगा। अगर इनको हम अलग अलग ग्रुपों में बांट देते हैं तो जर्नल सी बात है, ये जो होंगे श्रम की विभाजन हो जाएगी और निपुणता आएगी। अकेला राज्य ही सभी कार्य में निपुण नहीं हो सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अकेला राज्य ही सभी कार्य में निपुण नहीं हो सकता है। और ये हम ये बात भी कहें कि अगर एक व्यक्ति में सारे गुण हैं तो हम गलत कहते हैं एक व्यक्ति में निपुण नहीं हो सकता है, और इसमें कई ग्रुपों की आवश्यकता होती है। आज राज्य में अनेक ऐसे संगठन हैं जिनकी कलागुजारी राज्य की कलागुजारी से कहीं अच्छी है, और निजी क्षेत्र को जो है बढ़ रही लोकप्रियता इसका प्रमाण है। आज के समय में देखते ही होगी कि आज सेंट्रलाइज न होकर जो है डिसेंट्रलाइज के कारण कई क्षेत्रों में विकास देखने को मिलता है,
और ये क्षेत्र इन्हीं कामों से लोकप्रिय हो जाता है। इवन देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री जब चुने जाते हैं तो वो कोई अगर किसी क्षेत्र में अच्छे काम कर रखे होते हैं तो लोग के भी चहेता बन जाते हैं, और ऐसा ही होता है, और कई बार उनकी सरकार भी बन जाती है। तो हमें किसी न किसी रूप से जो है उन क्षेत्रों को दिखाना अनिवार्य बन जाता है जहाँ पर हमने काम किया होता है। इसलिए समुदाय की महत्ता को स्वीकार करना बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है समुदाय की महत्ता को स्वीकार करती हैं। समुदाय की महत्ता को स्वीकार करती हैं, यानी रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ डिफरेंट एसोसिएशन। बहुलवादी राज्य में विचर रहे विभिन्न ग्रुपों या समुदाय की महत्ता को स्वीकार करती हैं। यानी देखा जाए तो राज्य में विचर रहे विभिन्न ग्रुप और समुदाय काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं, और ये मानते हैं कि वे भी व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। अन्य कोई भी ऐसा विचार नहीं है जिसके अनुसार समुदाय की महत्ता को मान्यता दी गई है। और ये सत्य है कि अकेला राज्य व्यक्तियों की सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। एक अकेला राज्य सभी ज़रूरतों की आवश्यकता की पूरा नहीं कर सकता है। जैसे देखा जाए, अगर हम अपने परिवार में देखें तो हमारी अपनी परिवार जो है सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है, तभी तो हम समाज में रहते हैं। और कहते हैं जिस कारण व्यक्तियों के जीवन के लिए अन्य गैर राजनीतिक संगठनों का अस्तित्व भी आवश्यक है। यानी देखा जाए तो व्यक्ति स्वयं में सब कुछ नहीं है, या कोई सरकार स्वयं में सब कुछ नहीं है, उसको कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगा, कई तरह के समर्थन की ज़रूरत पड़ेगा, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इवन देखिए, हम अगले पॉइंट की तरफ नज़र करें तो कहते हैं असीमित प्रभुता के विरुद्ध प्रतिक्रिया, द वेलकम रिएक्शन अगेंस्ट द एब्सोल्यूट सोवरेनिटी। तो काफ़ी महत्व रखता है। कहते हैं बहुलवादियों का सिद्धांत उस एकात्मक प्रभुसत्ता सिद्धांत के विरुद्ध एक उचित विरोध, जिसके अनुसार हिगल्स ने राज्य की पृथ्वी के ऊपर भगवान का रूप दिया गया था। देखा जाए तो कहते हैं हिगल्स ने राज्य को पृथ्वी के ऊपर भगवान का रूप दिया गया था, और एक वादियाँ यानी मोनास्टिक्स ने राज्य को केवल कानूनी व्यवस्था ही नहीं बल्कि उसे नैतिक क्षेत्र में भी परमात्मा का रूप बना दिया है। यानी देखा जाए तो नैतिक क्षेत्र में भी परमात्मा का रूप बना दिया है। गेटल के अनुसार बहुलवादी सिद्धांत अस्तित्व के प्रभुसत्ता के सिद्धांत द्वारा दी गई राज्य की कानूनी निरपेक्षता के लिए उचित और समयानुसार विरोध है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ गेटल ने दी थी कि बहुलवादी सिद्धांत ऑस्टिन के प्रभुसत्ता के सिद्धांत द्वारा दी गई राज्य कानूनी निरपेक्षता के लिए उचित और समानुसार विरोध है। इवन देखें तो गेटल ने आगे चल के बहुलवादी की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि भले ही राज्य वैधानिक दृष्टि से सर्वशक्तिमान है, परंतु फिर भी इस पर नैतिक प्रतिबंध होने चाहिए। तो बात सही है कि भले ही राज्य वैधानिक दृष्टि से सर्वशक्तिमान है, परंतु फिर भी इस पर नैतिक प्रतिबंध होने चाहिए, और राज्य को आदर्शवादी संस्था बनाने के लिए और इसको आधार के स्थान पर उद्देश्य बनाने के लिए जो है विरुद्ध बहुलवादी का उचित प्रक्रिया होनी चाहिए। तो यहाँ पर गेटल ने साफ शब्दों में कहा है कि भले ही राज्य वैधानिक दृष्टि से सर्वशक्तिमान हो, परंतु फिर भी इस पर नैतिक प्रतिबंध होने ही चाहिए, और राज्य की आदर्शवादी संस्था बनाने के लिए और इसके साधन के स्थान पर उद्देश्य बनाने के विरुद्ध बहुलवादी एक उचित प्रतिक्रिया भी हो सकती है। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण गेटल ने बात कही है। उसके पश्चात अगर हम बात करें तो व्यवहारिक सच्चाई पर आधारित, देखिए ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण महत्व है कि व्यवहारिक सच्चाई पर आधारित, द बेस ऑन प्रैक्टिकल ट्रूथ। बहुलवादी सिद्धांत व्यवहारिक सच्चाई पर भी आधारित है, क्योंकि व्यवहार में कोई भी राज्य सरकार निरंकुश व्यक्तियों का उपयोग नहीं कर सकती है, चाहे कानून के रूप में या राज्य का सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान माना जाता है। परंतु कोई भी राज्य सरकार ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती है।
आज अंतर्राष्ट्रीयवाद का युग है, जिसमें कोई भी राज्य मनमर्जी नहीं कर सकता है। अगर मनमर्जी कोई राज्य करता है तो उसका पतन हो जाता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि कोई राज्य ऐसा करता है तो अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा मिलकर राज्य के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है, और ऐसे राज्यों को कई बार बहुत ऊंची कीमत चुकानी भी पड़ी है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो इराक द्वारा कुवैत पर किया गया कब्जा और इसके बाद के परिणाम इसके उदाहरण हैं। यानी कुवैत पर जो है, यहाँ पर कुवैत पर किया गया कब्जा इराक के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, जिसमें कई तरह के फ्रीडम लड़ाई लड़ी गई। आपको पता ही होगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी इसी के अंतर्गत था। खाड़ी युद्ध के अंतर्गत जो है इराक को कुवैत से खदेड़ा गया, और इसमें अमेरिका ने जो है मध्यस्थता का काम किया। अमेरिका के देखा जाए तो यहाँ पर कुल सैनिक 6 लाख गए थे, और 6 लाख में सबसे अधिक सैनिक जो थे अमेरिका के थे। और देखा जाए तो इराक जरा कुवैत पर जो कब्जा हुई थी तो 34 देश इसमें सम्मिलित थे, और 34 देशों ने जो है कुवैत को इराक से छुटकारा दिलाने के लिए राष्ट्रपति जो है अमेरिका के, उसके अंतर्गत ये कार्रवाई की गई थी, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ये सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। अनेक अरब देशों में लोगों द्वारा स्थापित निरंकुश सरकार के विरुद्ध किए गए आंदोलन और शासन पलट घटना भी इसका सूचक हो सकता है। तो देखा जाए, आपने देखा ही होगा कि हमारे देश में हो या विदेशों में हो, हर जगह जो है अगर गलत शासन, निरंकुश शासन है तो उसके प्रति आंदोलन चलाई जाती है और सत्ता को जो है पलट के रख दी जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है कि सत्ता बनती है और सत्ता पलटती है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण जो है ये बहुलवादी का सिद्धांत है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि बहुलवादी लेखिका कुमारी फैलिट का, तो उन्होंने अपनी पुस्तक नया राज्य द न्यू स्टेट में बहुलवाद के निम्नलिखित गुणों का वर्णन किया है, और इनका गुण काफ़ी महत्वपूर्ण है। जहाँ पर कुमारी फैलिट ने जो है अपनी नए राज्य में द न्यू स्टेट में बहुलवादी गुणों का वर्णन किया है। उन्होंने साफ शब्दों में ये बात का जो है जिक्र किया था कि बहुलवादी राज्य की स्वच्छता के अधिकार का खंडन करते हैं। बहुलवादी राज्य की स्वच्छता के अधिकार का खंडन करता है। वह राज्य में विभिन्न संघों के महत्व को स्वीकार करते हैं और उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी जो है स्वतंत्रता भी दिए जाने के हक में है। स्वतंत्रता भी दिए जाना काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है। वह स्थानीय जीवन में स्वसत्ता यानी एंटोनॉमिस इन द लोकल लाइफ के महत्व को स्वीकार करती हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वह स्थानीय जीवन में जो स्वसत्ता यानी एंटोनॉमिस इन द लोकल लाइफ को जो है यहाँ पर कुमारी फिलिस्ट जो है स्वीकार करती है। उनका विचार है कि राज्य के हित और व्यक्तियों या व्यक्तियों के संघ के हित सदैव परस्पर सुमेल नहीं रखते हैं। देखा जाए तो महत्वपूर्ण बात है कि राज्य के हित और व्यक्तियों या व्यक्तियों के संघों के हित सदैव परस्पर सुमेल नहीं रखते हैं। वह संघों और संघवाद के सुमेल को अच्छी तरह पहचानते हैं। वह संघों और संघवाद के सुमेल को अच्छी तरह पहचानते हैं। अगर इस बात को हम निष्कर्ष के रूप में देखें तो यहाँ पर बहुलवादी का महत्वता काफ़ी महत्वपूर्ण थी। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि बहुलवादी असीमित राज्य के सिद्धांत का खंडन करता है, यानी असीमित राज्य का सिद्धांत नहीं होना चाहिए और राज्य की निरंकुशता के विरुद्ध उचित प्रतिक्रिया होनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त यह सिद्धांत व्यक्तियों के जीवन में विभिन्न संघों के महत्व को स्वीकार करता है और शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर बल देता है। परंतु बहुलवादी प्रभुसत्ता के सिद्धांत को राजनीतिक शास्त्र में से निकाल दिए जाने की बात करता है, यानी राजनीतिक शास्त्र में से निकाल दिए जाने की बात करता है, तो यह सिद्धांत व्यवहारिक और खतरनाक बन जाता है। प्रभुसत्ता राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता है और प्रभुसत्ता के बिना राज्य कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रभुसत्ता के बिना राज्य कल्पना करना संभव नहीं है और राज्य के बिना हम सभ्य समाज के बारे में सोच नहीं सकते। तो देखा जाए सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहते हैं प्रभुसत्ता और बहुलवादी
अगर साथ लेके चलें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकता है, क्योंकि हम जानते हैं किसी को पूरी शक्ति दे देना भी घातक सिद्ध होता है, और किसी से पूरी शक्ति खींच भी लेना वो भी जो है कार्य प्रणाली को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि देखा जाए अगर हम दोनों को तालमेल बना के आगे चलें तो ये जग का कल्याण भी है और इसमें जनता की भलाई भी निहित है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है बहुलवादी यहाँ पर। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, समझ में आया है तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर समझ में नहीं आया है तो जर्नल सी बात है, शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, जो चीज़ अच्छा है वो दूसरे बच्चे को पहुँचाने में आप तिरपान से उसकी मदद कर सकती हो। जब आपको ही समझ में नहीं आ रहा है तो क्यों करोगे। कहते हैं जब कोई चीज़ समझ में आती है तभी दूसरे बच्चे जो हैं दूसरे के लिए कार्य करते हैं। जब आपको समझ नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लगता है, तो जनरल सी बात है, शेयर करने की भावना भी आपको में नहीं होगा। और मैं भी यही बात कहता हूँ कि जो चीज़ नहीं समझ में आए, नहीं अच्छा लगे, उसको आगे बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन जो अच्छा लगे, समझ में आ जाए, उसको न आगे बढ़ाना भी सबसे बड़ा मूर्खता होती है। क्योंकि देखिए, कहते हैं कोई इंसान स्वयं आगे नहीं बढ़ता है। इस संसार में कहते हैं एक हाथ ताली कभी नहीं बजती है। अगर कोई चीज़ आपको समझा रहा है, कोई कोशिश आपके लिए कर रहा है, तो उसको भी आगे बढ़ाने का दायित्व आपके पास है, और ये दायित्व आप निभा सकती हो। अगर तिरपान से के चाहते हो कि यार आगे जाए और ये वीडियो सब तक पहुँचे, तो जितना हो सके शेयर करने की भावना होनी चाहिए। समझ में आता है तो ज़रूरी है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो और पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो सोचिए नहीं कि यही वीडियो तक ही सीमित है तिरपान सेंटर। आप हर एक कक्षा के यहाँ वीडियो उपलब्ध है। यहाँ 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध है, जो आपके विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और ये तब होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिएगा। तो सोचिए नहीं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि सोचना बात की बात है। पहले तिरपान सेंटर को सब्सक्राइब करना है, तभी जाके आने वाला समय में इसका नोटिफिकेशन भी मिल पाएगा। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, तिरपान सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।